क्लास 12th फिजिक्स यूनिट फर्स्ट अध्याय 2। विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे 2.11 संधारित्र तथा धारिता, कैपेसिटर और कैपेसिटेंस और समानांतर प्लेट संधारित्र या समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता का व्यंजक। साथ ही कॉम्बिनेशन पर बात करेंगे। कैपेसिटर्स के दो कॉम्बिनेशन होते हैं, 2.14 क्लॉज में है, 2.14.1 में समानांतर संधारित्रों का श्रेणीक्रम संयोजन और संधारित्रों का पार्श्वक्रम संयोजन। तो टोटल नाल हम कैपेसिटेंस पे आज बात करेंगे आज के चैप्टर में। चलिए शुरू करते हैं। होती क्या है विद्युत धारिता, जरा ये समझ लें। जैसे कोई भी कंडक्टर होता है, उसको हम चार्ज देते हैं तो उसका पोटेंशियल बढ़ता है। देखिए, पोटेंशियल का जो फार्मूला है, विभव का जो सूत्र है, जो हमने बिंदु आवेश के कारण निकाला, वो है V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R। तो इसका मतलब है V Q के समानुपाती है। जितना हम आवेश देंगे, पोटेंशियल उसका बढ़ेगा। यदि कोई चालक है, कोई कंडक्टर है, उसको Q आवेश देने पर उसके पोटेंशियल में जो इंक्रीज है, वृद्धि है, वो V है। इसका मतलब है Q इज प्रोपोर्शनल टू V। Q समानुपाती है V के। अब फिजिक्स में आपको मालूम है, समानुपाती को बराबर में करने के लिए हम एक कांस्टेंट यूज़ करते हैं। तो यहाँ हमने कांस्टेंट यूज़ किया है C फॉर कैपेसिटेंस। C विद्युत धारिता कहलाती है। ये जो नियतांक है, इसको कहते हैं विद्युत धारिता। इस फार्मूले से हम C निकालें तो ये V का पक्षांतर होगा, तो C बराबर आएगा Q अपॉन V। इसका मतलब है किसी भी चालक को दिए गए आवेश और उसके विभव में वृद्धि का ये क्या आ गया, अनुपात आ गया। इस अनुपात को हम कहते हैं विद्युत धारिता। अब यदि हम V का मान 1 कर दें, तो यदि इकाई वृद्धि हो रही है Q आवेश देने पर, तो उस चालक की धारिता उस आवेश के आंकिक मान के बराबर होगी। यानी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? यदि V बराबर 1 है इस इक्वेशन में, तो C बराबर क्या होगा, Q होगा। इसका मतलब ये हुआ, परिभाषा ये हुई कि आवेश का वह आंकिक मान जो चालक के विभव में इकाई वृद्धि कर दे, उसको कहते हैं चालक की धारिता, विद्युत धारिता। आवेश का वह आंकिक मान, ये आवेश के बराबर आ गया, जो चालक के विभव में इकाई वृद्धि कर दे, उसको क्या कहते हैं, धारिता। या हम ये कह सकते हैं सिंपल वे में कि ये अनुपात आ रहा है, ये निष्पत्ति आ रही, ये रेशो आ रहा है Q और V का। तो किसी चालक की धारिता उसको दिए गए आवेश और उसके विभव में वृद्धि के अनुपात के बराबर होती है। रेशो ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल इज कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इसका जो यूनिट है, SI यूनिट, वो होता है फेरेड। फेरेड कैसे आया, कूलाम, Q का, V का वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट को कहा जाता है फेरेड। यानी इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होती है, तो उसकी धारिता 1 फेरेड कहलाती है। और CGS में स्ट्रेट लगता है, आप जानते हैं, स्थित फेरेड होता है। इन दोनों में भी रिलेशन है, ये याद रखिएगा। 1 फेरेड 9 × 10⁻11 फेरेड स्ट्रेट फेरेड के बराबर होता है। 1 फेरेड बराबर 9 × 10⁻11 फेरेड वस्तुनिष्ठ में पूछा जाता है। विमी सूत्र हम इसका निकाल लेते हैं। फार्मूला हमारा है C बराबर Q अपॉन V। V का फार्मूला होता है W अपॉन Q, कार्य बटे आवेश। तो ये Q ऊपर चला जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी हमारे पास आ जाएगा C इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन W। अब Q का तो आप जानते हैं, आवेश का विमी सूत्र होता है AT, तो AT का स्क्वायर आ गया। आवेश कैसे निकला, एम्पियर इंटू टाइम, Q इज इक्वल टू IT, I का A और T का टाइम का T, और W का होता है ML2T-2। कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन। बल का होता है MLT-2 इंटू L, हेंस इट इज ML2T-2। नाउ क्या होगा, ये M ऊपर जाएगा, देन इट बिकम्स M की पावर -1। L ऊपर जाएगा तो L के ऊपर -2, T ऊपर जाएगा तो 2 + 2 4, और A ऊपर है ही। तो हमारा जो विमी सूत्र आ जाएगा वो आ जाएगा M-1 L -2 T4, और यहाँ आएगा A और आएगा यहाँ पर। तो ये हो जाती है हमारी विमी सूत्र।
किसकी? विद्युत धारिता का, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फार्मूला M-1 L-2 T4A। ए स्क्वायर, ए टी का स्क्वायर है तो ए के ऊपर क्या आएगा? स्क्वायर आएगा। इस तरह से ये निकल गया। दूसरे मात्रक जो छोटे मात्रक यूज़ किए जाते हैं, माइक्रो यानी 10⁻⁻6 का गुणा कर दीजिए, पिको यानी 10⁻⁻12 का गुणा कर दीजिए, नैनो मीन्स 10⁻⁻9 का गुणा की दीजिए। मतलब 1 माइक्रोफैरेड 10⁻6 फैरेड के बराबर है, 1 पिकोफैरेड 10⁻12 फैरेड के बराबर है। अब हम उस क्वेश्चन पर विचार कर रहे हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है इस यूनिट में और यूनिट के इस भाग में, दूसरे चैप्टर में। वो है समांतर पट्ट संधारित्र, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। होता क्या है? ये दो पैरेलल प्लेट हैं, ए और बी। इसको क्यू चार्ज दिया गया है तो ये धनावेशित हो जाती है प्लेट। एक प्रेरण की क्रिया होती है, प्रेरण द्वारा आवेश फर्स्ट चैप्टर में है। तो प्रेरण जब होता है तो इसका आंतरिक तल समीपवर्ती तल पे ऋण आवेश आ जाता है और बाहरी तल पे क्या आ जाता है? धनावेश आ जाता है। ये वाली प्लेट भी अर्थ से जुड़ी हुई है, पृथ्वी से संपर्कित है, भू संपर्कित है। तो बाहर वाला जो इंड्यूस्ड पॉजिटिव चार्ज है ये कहाँ चला जाता है? पृथ्वी में चला जाता है। यानी ये पूरा सेटअप, इन दोनों प्लेटों के बीच में कोई डाइइलेक्ट्रिक मीडियम भरा हो सकता है और ये खाली भी हो सकता है, वायु या निर्वात भी हो सकता है। डाइइलेक्ट्रिक मीडियम से मतलब अभ्रक है, कांच है, मोम है, कागज़ है इत्यादि भरी हो। कैपेसिटर आपने देखा होगा पंखे में लगा रहता है, मोटर में लगा रहता है, जिसको हम आम बोलचाल में कंडेंसर कहते हैं। वो कई प्रकार के होते हैं, पैरेलल प्लेट कंडेंसर भी होता है, स्फेरिकल कंडक्टर भी होता है और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर भी होता है। तो ये सब कैपेसिटर जो जनरली आपने मोटर में, पंखे में देखे हैं, उसकी संरचना ये होती है। इसकी हमें कैपेसिटी निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने ये मान लिया ए और बी दो प्लेटें हैं और इनके बीच की दूरी क्या है? ये दिखाई दे रही है आपको, डी है। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है। इनके बीच में के परावैद्युतांक का, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कोई मीडियम भरा हुआ है। प्लेट ए को प्लस क्यू चार्ज दिया गया तो पास वाले तल पर जैसा कि मैंने बताया प्रेरण से माइनस आ गया, दूर वाले तल पे प्लस आ गया। ये अर्थ से कनेक्टेड है, ये वाला प्लस अर्थ में चला गया। पृष्ठ घनत्व यदि आवेश का प्लेट ए पर सिग्मा है। अब ये पृष्ठ घनत्व क्या है? पृष्ठ घनत्व एकांक क्षेत्रफल पर जितना आवेश होता है, जैसे रेखीय घनत्व होता है लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल, एकांक लंबाई पर आवेश, वैसे ही आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है किसी भी चालक के एकांक क्षेत्रफल पर जितना आवेश होता है उसे आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। यानी सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। यदि पॉजिटिव चार्ज जहाँ है तो वहाँ पृष्ठ घनत्व होगा प्लस सिग्मा, पृष्ठ घनत्व को सिग्मा कहते हैं, और बी पर क्या होगा? माइनस सिग्मा। तो सिग्मा का फार्मूला क्या बनेगा? एकांक क्षेत्रफल पर आवेश यानी सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। दिस इज अवर इक्वेशन फर्स्ट। बड़े इत्मीनान से समझिएगा, कोई जल्दी नहीं है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोनों प्लेटों के बीच में हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। देखिए इसकी कैपेसिटी निकालने के लिए, कैपेसिटेंस निकालने के लिए हमें C बराबर Q अपॉन V तक जाना है। Q हमारे पास है, हमें विभवांतर निकालना है दोनों प्लेटों के बीच में। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि विभवांतर बराबर तीव्रता गुणित दूरी, वो फार्मूला यहाँ यूज़ होगा। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो समानांतर चादरों के बीच में यदि किसी बिंदु पर निकालना है तो उसका फार्मूला होता है, गॉस की प्रमेय का ये एप्लीकेशन है, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन 0। यदि यहाँ परावैद्युत माध्यम नहीं होता तो ये होता सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, ये उसका फार्मूला है। और के परावैद्युतांक का यहाँ माध्यम भरा है तो सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन 0। अब ये एक और दो समीकरण आ गए, ये सिग्मा की जगह हम रख सकते हैं तो सिग्मा अपॉन के ए एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। ये दो फार्मूले हमने अभी बनाए, एक और दो, सिग्मा पृष्ठ घनत्व क्यू अपॉन ए, ई सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन 0। हमने सिग्मा की वैल्यू रख दी समीकरण 1 और 2 से, तो हमारे पास हो गया क्यू अपॉन के ए एप्सिलॉन 0। ये क्यू अपॉन ए, ये सिग्मा की जगह आ गया तो क्यू अपॉन ए, ये इक्वेशन 3 हो गया। अब हमारे पास तीव्रता आ गई। अब हमें निकालना है ए और बी के बीच में विभवांतर। आप देख रहे हैं डिस्टेंस कितनी है? डी है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि पिछले में
ये पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला हमने निकाला था, विभव प्रवणता का सूत्र निकाला था, जिसमें E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी एक्स आया था। इसका मतलब है डी वी इज इक्वल टू ई इंटू डी एक्स। ई क्या? तीव्रता। डी एक्स क्या? दूरी। तो विभवांतर बराबर क्या होगा? तीव्रता गुणित दूरी। तो यहाँ दोनों के बीच में, ए और बी के बीच में विभवांतर आएगा v इज इक्वल टू तीव्रता E है और दूरी d है, E इंटू डी। ये समीकरण 4 हो गया। E की वैल्यू यहाँ रख देंगे हम, ये वाली वैल्यू समीकरण 3 और 4 से। तो ये आ गया Q अपॉन ए के ए एप्सिलॉन 0 और इंटू डी। इसको लिख सकते हैं हम QD अपॉन के ए एप्सिलॉन 0। अब हम चलते हैं विद्युत धारिता। ये हमारा आया 5वां समीकरण। हमने विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया PD। अब धारिता की फार्मूला क्या है? C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो ये V की वैल्यू 6वें समीकरण में नीचे आ जाएगी, नीचे आएगी तो ये होगा Q, ये ऊपर वाला Q और ये QD अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट। अब क्या करेंगे आप? इस Q से इस Q को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे और ये ऊपर चला जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा C इज इक्वल टू के ए एप्सिलॉन 0 और ये D, ये नॉट नहीं है तो के ए ये ऊपर चला गया, ये वाला हिस्सा ऊपर चला गया और अपॉन में D आ गया। ये हमारा फार्मूला है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का, फैराड में ये आ गई। अब यदि इन दोनों के बीच में ये K परावैद्युतांक का माध्यम नहीं है तो K की वैल्यू वायु या निर्वात में क्या होती है? 1। तो हमारा फार्मूला आएगा A एप्सिलॉन 0 अपॉन डी। C इज इक्वल टू K का मान 1 हो गया, A एप्सिलॉन 0 अपॉन D। तो इस तरह से ये धारिता का फार्मूला आया। जो समीकरण आया धारिता का सूत्र, ये कुछ हमें जानकारी देता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कैसे बढ़ाई जा सकती है या इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। तो इसी फार्मूले में देखिए ऊपर A है, इसका मतलब है C A के क्या है? समानुपाती है। इसका मतलब ये हुआ कि इस संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है। क्षेत्रफल बढ़ाने पर धारिता बढ़ जाएगी। दूसरी बात, ये D नीचे है, D ये कहाँ है? नीचे है, तो ये व्युत्क्रमानुपाती है। प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रम, D क्या है? दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, माने दूरी कम करेंगे तो धारिता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तीसरा, K के समानुपाती है, ये K ऊपर ही है। इसका मतलब है यदि इसमें K का अधिक मान वाला पदार्थ भरा जाता है, परावैद्युत माध्यम ऐसा, क्योंकि अलग अलग कुचालक माध्यमों के परावैद्युतांक अलग अलग होते हैं, वायु या निर्वात का 1 होता है। तो यदि अधिक K वाला पदार्थ इसमें भरा है तो उसकी धारिता क्या होगी? अधिक होगी। तो ये धारिता को प्रभावित करने वाले कारक भी हमने आज समझ लिए। धारित्रों का श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम संयोजन। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स कैसे करेंगे? चलिए देखते हैं। बहुत ही अच्छा डेरिवेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन कैसा होता है? इसका डायग्राम आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। श्रेणी में संधारित्रों को जोड़ने के लिए एक के बाद एक संधारित्र जोड़े जाते हैं। जैसे ये 3 कैपेसिटर जोड़े गए हैं। पहली प्लेट को चार्ज दिया जाता है, जिससे दूसरी प्लेट के आंतरिक तल पर प्रेरण की क्रिया जो होती है उससे ऋण आवेश आ जाता है -Q। बाहरी तल पर +Q चार्ज आ जाता है। बाहरी जो दूसरी प्लेट है वो दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी हुई है, तो ये ट्रांसफ़र हो जाता है दूसरी प्लेट पे, प्लस चार्ज आ जाता है। फिर इंड्यूस होता है माइनस चार्ज, फिर यहाँ प्लस आता है, ये प्लस ट्रांसफ़र होता है तीसरे पे और फिर दूसरी प्लेट पे माइनस आता है और लास्ट में दूसरी प्लेट पे जो प्लस चार्ज रहता है स्वतंत्र, वो पृथ्वी में चला जाता है, क्योंकि ये प्लेट पृथ्वी से जुड़ी हुई है। पृथ्वी में जाने का मतलब पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन आके इसको न्यूट्रल कर देते हैं। एक बात और मैं क्लियर करना चाहता हूँ, श्रेणी और समानांतर क्रम में ये खास बात है। श्रेणी क्रम में आवेश बराबर होता है सभी संधारित्रों पर, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर हर संधारित्र की प्लेट पर अलग अलग होता है। जैसे कि इस डायग्राम में आपको दिख रहा है, C1, C2, C3 संधारित्र की धारिताएं हैं। ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। जैसा कि मैंने बताया किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है चार्ज प्रेरण की क्रिया से, तो इसका मतलब है Q चार्ज सब पे होता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि यदि तीनों संधारित्रों पर वोल्टेज V1, V2 और V3 है, तो कुल जो विभवांतर होगा वो होगा V इज इक्वल टू A और B के बीच में V इज इक्वल टू V1 + V2 + V3।
ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया। सेकंड कैसे बनेगा, आपने धारिता का सूत्र पढ़ा है, C इज टू क्यू अपॉन वी, वो मेन सूत्र है अपना, C इज टू क्यू अपॉन वी। इससे यदि हम भी निकालना चाहें तो क्या आएगा, ये भी इधर आ जाएगा, V Q अपॉन सी हो जाएगा। तो V1 पहले संधारित्र पर जो वोल्टेज होगा वो Q अपॉन C1 होगा। आवेश सब पे बराबर है, ये देख रहे हैं आप, प्लस Q माइनस Q प्लस Q माइनस Q प्लस Q माइनस Q। दूसरे पे आएगा Q अपॉन C2 और तीसरे पे आएगा Q अपॉन C3। धारिताओं के अनुपात में वो बट गया। ये हम इसको दूसरा समीकरण दे देते हैं, ये मान हमारा पहले समीकरण में चला जाएगा। तो जब पहले समीकरण में ये तीनों वैल्यूज जाएंगी, V1 की जगह Q अपॉन C1, V2 की जगह Q अपॉन C2, V3 की जगह Q अपॉन C3। इसका मतलब है कि इन तीनों में Q बराबर है, Q को हम क्या ले लें, उभयनिष्ठ ले लें, कॉमन ले लें। तो Q को हम इसमें से कॉमन ले लेंगे। अभी आगे, तो संयोजन की यदि तुल्य धारिता, कुल धारिता C है, तो उसी सूत्र से V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कुल विभवांतर A और B के बीच में V है तो वो हो जाएगा V इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी। तो समीकरण 3 और 4 हमारा ये हो गया, ये 4 का मान हमने यहाँ रख दिया, Q अपॉन सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। Q को अब हमने कॉमन निकाल लिया, तीनों में Q है, ये Q निकल गया, लिहाजा इस Q से ये Q कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन सी इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। इसका मतलब ये है कि यदि श्रेणी क्रम में हम संधारित्रों को जोड़ रहे हैं तो ये क्या आया, रेसिप्रोकल आया। जैसे x का रेसिप्रोकल 1 अपॉन एक्स, व्युत्क्रम 3 का 1 अपॉन 3, तो ये तुल्य धारिता का व्युत्क्रम, परिणामी धारिता का व्युत्क्रम अलग अलग संधारित्रों की धारिताओं के व्युत्क्रमों के योगफल के बराबर होता है। इसका मतलब ये है कि श्रेणी क्रम में कुल धारिता कम हो जाती है। तो जब कभी हमें संयोजन में, सर्किट में धारिता को कम करना होता है तो हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। याद रखिए, कम करना है तो श्रेणी क्रम में और धारिता को बढ़ाना है तो समानांतर क्रम में। अब यदि समान धारिता के n संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उनकी धारिता क्या निकलेगी, C अपॉन n। इसको जब अपन पलटाएंगे तो ये C की वैल्यू आएगी, LCM आएगा C1 C2 C3, C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C3 C1 अपॉन में आ जाएगा, उससे निकलेगी। ये अलग अलग है धारिताएं, लेकिन यदि समान है तो वो C बटे n आएगी। इसको आपको ध्यान रखना है। अब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन में किस तरह से जुड़ते हैं इस डायग्राम में देखिए। समानांतर क्रम का मतलब होता है सभी संधारित्रों की पहली प्लेट का संबंध एक बिंदु से और दूसरी प्लेटों का संबंध दूसरे बिंदु से करके दूसरे बिंदु को हम पृथ्वी से संयोजित कर देते हैं। इसमें खास बात ये है कि जितना विभवांतर इन दोनों बिंदुओं के बीच में होता है वही विभवांतर अलग अलग संधारित्रों के बीच में होता है। घरों में जितना भी सर्किट में चीज़ें लगी होती हैं, संयंत्र लगे होते हैं, प्रश्न आता है ये कि वो समानांतर क्रम में क्यों लगे होते हैं। उसका कारण ये है कि समानांतर क्रम में वोल्टेज बराबर रहता है, सब पे हमको संयंत्रों पर वोल्टेज बराबर चाहिए, तो इसलिए वो जो सर्किट है घरों का वो पैरेलल होता है ताकि वोल्टेज बराबर रहे, विभवांतर बराबर रहे। तो वोल्टेज बराबर रहेगा लेकिन आवेश उनकी धारिताओं के अनुपात में बट जाएगा। देखते हैं कैसा करेंगे। तो ये है कि A और B से हमने जोड़ दिए, तो Q आवेश इसको यहाँ से दिया गया, तो ये Q1 Q2 और Q3 तीन हिस्सों में धारिताओं के अनुपात में बट गया। तो वहाँ हमारा समीकरण बना था V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, तो यहाँ हमारा समीकरण बनेगा Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। उसी फार्मूले से हम इन तीनों संधारित्रों पर आवेश निकाल लेंगे क्योंकि वोल्टेज बराबर है। तो उसी सूत्र से C बराबर Q अपॉन V से Q बराबर क्या होता है, C भी। तो वोल्टेज बराबर है तो Q1 की वैल्यू होगी C1 भी, Q2 की होगी C2 भी और Q3 की होगी C3 भी। ये समीकरण 2 आ गया। समीकरण 1 में ये मान रख देंगे तो ये आ जाएगा, ये मान यहाँ जाएंगे Q1 Q2 Q3 के, तो Q इज इक्वल टू C1 भी प्लस C2 भी प्लस C3 भी। अब हमने V इसमें से क्या निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया, तीनों में है। Q इज इक्वल टू V C1 प्लस C2 प्लस C3।
परिणामी धारिता यदि C हो तो Q बराबर क्या होगा, C भी होगा। ये हमारा समीकरण 4 आ गया, 3 आ गया, दोनों को हम क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो सी भी इक्वल टू आ जाएगा V C1 प्लस C2 प्लस C3। इस V से इस V को हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। हमारा फाइनल फार्मूला आ गया C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। इसका मतलब इसको देखने से लग रहा है धारिताएँ जुड़ रही हैं, इसका मतलब है धारिता बढ़ेगी। समानांतर क्रम में धारिता बढ़ती है। सभी संधारित्रों की धारिताओं के योगफल के बराबर होती है परिणामी धारिता, और उसमें व्युत्क्रम के बराबर होती है। तो ये हमारा फार्मूला आया C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। इससे कुछ खास बातें जिनकी चर्चा मैंने पहले की। पहले तो इससे जो वर्ड्स में हमारा रिजल्ट निकला वो ये है कि समानांतर क्रम संयोजन में परिणामी धारिता प्रत्येक संधारित्र की विद्युत धारिता के योग के बराबर होती है, सम ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। और यदि n जुड़े हैं संधारित्र और प्रत्येक की धारिता समान है तो वो सिंपली NC हो जाएगी। ये C1 C2 C3 C4 C5 एंड सो ऑन n तक जाए और ये C हो तो वो n इंटू C हो जाएगी। 5 संधारित्र लगे हैं समान धारिता के तो वो 5C हो जाएगी। और तीसरी बात, यदि संधारित्र की धारिता को बढ़ाना है तो किस में जोड़ना है, समानांतर क्रम में। यदि कम करना है तो श्रेणी क्रम में जोड़ना है। अब हम एक एक न्यूमेरिकल, एक एक आंकिक प्रश्न सीरीज और पैरेलल का करेंगे, क्योंकि इसमें से चैप्टर में से क्वेश्चन आता है। तो हम पहले सीरीज का एक क्वेश्चन ले रहे हैं। प्रश्न ये है कि 9 PF यानी पिकोफैरेड धारिता वाले 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। तो इसमें 2 बातें निकालना है। पहला, संयोजन की कुल धारिता क्या है, और यदि संयोजन को 120 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ये निकालना है। 9 PF दिया हुआ है, 3 संधारित्र हैं। ये इस तरह से 3 संधारित्र मान लो सीरीज में जुड़े हुए हैं और ये 9 के हैं। तो हमारा सीरीज का सूत्र क्या है, ये सूत्र है जो हमने अभी किया, 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो ये हो जाएगा 1/C बराबर 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9। इसका मतलब है LCM 9 आ गया और 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो गया। अब हमें निकालना है C, तो हम 3 से इसको काट देंगे तो ये 1/C इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। अब जब इसको C निकालेंगे पलटा के तो C इक्वल टू क्या आ जाएगी, 3 PF। ये हमारा A सेक्शन हो गया, इसका 3 PF आ गई धारिता। तो देखिए कम हो गई धारिता, मतलब उसमें जो एक संधारित्र ही लगा है उससे भी कम आंसर आएगा आपका। ये श्रेणी क्रम में धारिता कम हो जाती है। अब 120 की सप्लाई से इसको जोड़ा गया है तो हमें वोल्टेज निकालना है। तो कैसे निकलेगा, देखिए 120 की सप्लाई से जुड़ा है, माने तीनों जो वोल्टेज हैं तीनों संधारित्रों पर उनका योग क्या है, 120 है। अब ये धारिताएं तो समान है, 9 PF के हैं तीनों, तो वोल्टेज भी क्या होगा, बराबर होगा। V1 प्लस V2 प्लस V3 क्या आएगा, धारिताओं के अनुपात में बढ़ता है सीरीज में तो वो V रहेगा। इसका मतलब इन तीनों की जगह हम क्या रख देंगे, V रख देंगे। तो V प्लस V क्या आ जाएगा, 120। तो 3V इक्वल टू क्या आ गया, 120। तो V इक्वल टू 120/3, 3 से भाग दे दीजिए, काट दीजिए, 3 को 12 शून्य यानी 40 वोल्ट हमारा ये आंसर आ गया कि प्रत्येक संधारित्र पर 40 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा या विभवांतर होगा। अब हम एक न्यूमेरिकल समानांतर क्रम का करेंगे। देखिए पार्श्व क्रम और समानांतर क्रम एक ही बात होती है। या तो हम पार्श्व क्रम लिखा देखें बुक्स में, NCERT की जो बुक है उसमें पार्श्व क्रम लिखा होगा। पार्श्व या समानांतर एक ही बात है। तो 3 संधारित्र हमारे पास हैं, 2 PF 3 PS 4 PF, इनको पैरेलल में जोड़ा गया है। तो 2 बातें निकालना है, संयोजन की धारिता और 100 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश निकालना है, क्योंकि वोल्टेज समानांतर में बराबर होता है, उसमें हमने वोल्टेज निकाला था। तो सीरीज में कॉम्बिनेशन में फार्मूला क्या है, C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये तो बहुत सिंपल है, एक 2 का है, एक 3 का है, एक 4 का है, 4 और 3 7 और 2 9, यानी हमारी कैपेसिटी आ गई 9। क्योंकि हमें आवेश निकालना है तो इस PF को हम F में बदल देंगे, पिको फैरेड को काय में बदल देंगे, फैरेड में। पिको का मतलब 10 की घात ऋण 12, माइक्रो का मतलब 10 की घात ऋण 6, नैनो का मतलब 10 की घात ऋण 9। तो हम 10 की घात ऋण 12 का गुणा करेंगे, इट कन्वर्ट्स इनटू फैरेड। C इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर -12 फैरेड। ये तो C हो गई, ये अपना फर्स्ट आ गया। अब B को हम हल करें
तो ये 100 वोल्ट है और Q इजिकल टू सी भी सूत्र होता है, तो Q1 इजिकल टू क्या होगा C1 भी। C1 की वैल्यू क्या है 2pf, तो 2pf को बदला f में तो 10 की घात ऋण 12 का गुणा इंटू 100 वोल्ट, 100 वोल्ट का गुणा किया तो ये 10 की घात 2 प्लस का आ गया, 2 इसमें से माइनस होंगे तो 10 की घात माइनस 10, ये 2 घात हो गई। इसी तरह से Q2 हमारा आ जाएगा, Q2 C कितनी है 3pf है तो 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 इंटू 100, ये 10 की घात 2 फिर घट गए तो 3 गुणित 10 की घात ऋण 10। और Q3 हमारा क्या आएगा C3 भी यानी C3 की वैल्यू 4 है, वही 10 टू द पावर माइनस 12 इंटू 100, ये 2 घात घट गई, 4 गुणित 10 की घात ऋण 10। इस तरह से ये तीनों पर आवेश आ गया, 2 गुणित 10 की घात ऋण 10 कूलाम, 3 गुणित 10 की घात ऋण 10 कूलाम, 4 गुणित 10 की घात ऋण 10 कूलाम। मुझे आशा है कि आपको ये न्यूमेरिकल भी समझ में आ गए होंगे और डेरिवेशन भी समझ में आ गए होंगे। आज के चैप्टर में हमने विद्युत धारिता को पढ़ा, उसके अभ्यास के कुछ प्रश्न आपको करना है। पहला प्रश्न है विद्युत धारिता की परिभाषा, मात्रक और विमी सूत्र लिखिए। दूसरा, समानांतर पट्ट संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। और तीसरा, समानांतर पट्ट संधारित्र की धारिता किन किन कारकों पर निर्भर करती है। चौथा प्रश्न आपको करना है संधारित्रों का सीरीज कॉम्बिनेशन, इसमें तुल्य धारिता निकालना है। और पांचवा प्रश्न करना है पार्श्वक्रम संयोजन यानी पैरेलल जो कॉम्बिनेशन होता है उसमें कुल धारिता का व्यंजक आपको ज्ञात करना है। थैंक यू वेरी मच।